Good afternoon, everyone. Very good afternoon to all of you on the Tutors Academy. I hope so आप सभी लोगों तक साउंड मेरा क्लियर आ रहा होगा. अगर हाँ तो एक बार मुझे बताइए ताकि हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. राधे कृष्णा, मंजय यादव. गुड आफ्टरनून, नवीन सिंह. जय हिंद, मोहम्मद फरियाद. बोलो जल्दी से साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं एक बार. और आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा जहाँ भी आप शेयर करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स के बीच में. और आप अगर नए बच्चे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट. मुझे बताओ फटाफट से सब कुछ क्लियर है या नहीं, ताकि हम लोग फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं. जल्दी से मुझे करो मैसेज. स्क्रीन धुंधली सी लग रही है बेटा. मेरे फ़ोन में तो साफ़ आ रही है. मेरे फ़ोन में मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा. ठीक है, आप या तो अपने फ़ोन की सेटिंग वगैरह चेक कर लीजिए क्योंकि मेरे में सब क्लियर आ रहा है. चलिए देखिएगा, हम लोग आगे के लिए बात करते हैं आज इसमें. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है हमारे पास किरचॉफ लॉ. किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. सबसे पहले ये किरचॉफ के लॉ होते किस चीज़ के लिए हैं हमें ये पता होना ज़रूरी है. जल्दी से बताइए किरचॉफ लॉ किस लिए होते हैं. मोहम्मद फरियाद आप कह रहे हैं कि मैडम आप फ़ोन नहीं उठाती हैं. बेटा हो सकता है आप ऑड टाइम्स पे फ़ोन कर रहे हो और आगे मैं उठा लूँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन जितना ज़रूरी है उतने उस पर फ़ोन करा करो. ये नहीं कि रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे आप कर रहे हो. क्लास ओवर होने के तुरंत बाद ही कर लेना. 1 घंटा आपके लिए मैं रेगुलर फ़ोन उठा लूँगी. बताइए फटाफट से किरचॉफ लॉ किसको डिटरमाइन करने के लिए किए जाते हैं. किरचॉफ लॉ किसके लिए यूज़ किए जाते हैं. एक बच्चा लिख रहा है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस तो गलत है. रेजिस्टेंस गलत है. ये होते हैं टू फाइंड. किसको फाइंड करने के लिए. या तो करंट, धारा ज्ञात करने के लिए, और टू फाइंड करंट एंड वोल्टेज. वोल्टेज का मतलब है विभवांतर, जिसे आप कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम एक्चुअली वही वर्ड लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ. ठीक है ना. सो ये आपका किसी भी परिपथ में धारा ज्ञात करने के लिए, या आपका पोटेंशियल वोल्टता जिसे आप कहते हो, विभव जिसे आप कहते हो, उनको ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियमों का इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि किरचॉफ के 2 नियम आते हैं. पहला नियम और दूसरा नियम. एक नियम आता है जो आपका धारा करंट को ज्ञात करने के लिए आता है, जिसको हम कहते हैं किरचॉफ लॉ ऑफ करंट, या इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं. जंक्शन लॉ जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो संधि नियम. ठीक है. और अगला आता है आपका इसमें क्या, वोल्टता ज्ञात करने के लिए. वोल्टता ज्ञात करने के लिए, वोल्टेज ज्ञात करने के लिए, जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हो आप. ठीक है. सो 2 नियम आपके यहाँ पर ये किरचॉफ के होते हैं. बेटा 1 मिनट फोन आ रहा, देखिएगा ज़रा. यहाँ पर जो पहला है आपका धारा का नियम, धारा ज्ञात करने के लिए ये क्या कहता है नियम, कोई बताना चाहेगा आप में से. धारा संधि नियम क्या होता है, फटाफट से जवाब दीजिए. संधि नियम या धारा नियम क्या बोलता है. एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ये बाद में बात करना. पहले जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मुझे बताओ. किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको आप कहते हो करंट लॉ, धारा का नियम, कैसे किरचॉफ है. ठीक है. या हिंदी वाले बच्चे इसको संधि नियम भी बोलते हैं. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस संधि नियम, या आपका जंक्शन लॉ, या आपका करंट लॉ क्या होता है. इनगोइंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग. बेसिकली ये होता है कि एट एनी जंक्शन, किसी भी एक जंक्शन पर, किसी भी एक संधि पर, द एल्जेब्रिक सम, बीज गणितीय योग जो होता है आपका, द एल्जेब्रिक सम, बीज गणितीय योग ऑफ करंट, ऑफ ऑल द करेंट्स, ठीक है, इज 0. अब सबसे पहले यहाँ पर ये आता है कि ये जो जंक्शन वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं बार बार संधि, ये कहते किसे हैं. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस जंक्शन या संधि, किसे कहा
जाता है। किसे बोलते हैं आप लोग? जंक्शन या संधि। किसी एक पॉइंट को या कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है। जल्दी से बताइए व्हाट इज जंक्शन और संधि, बोलो जरा फटाफट से। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज 0। बिल्कुल नीरज आनंद, मैंने भी यही लिखा है। बोलो फटाफट से, किसे कहते हैं? ऑल करंट मीटिंग पॉइंट। नहीं, साहू जी ने कहा ज्वाइन टू और मोर पॉइंट्स। साहू बस इसमें थोड़ा सा करेक्ट होना है, थोड़ा सा करेक्ट होना है। जंक्शन वो होता है जो कि ज्वाइन करता है 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स। 3 और मोर देन 3 वायर्स को कह लो आप, ठीक है। सो उसे हम जंक्शन कहते हैं। जो बच्चे कह रहे थे दो वाला कैसे जंक्शन हो जाएगा? जंक्शन थोड़ी है भाई, यहाँ तो जो करंट सीधी आ रही है वो सीधी निकल गई, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होने वाली ना। यानी कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए, और 3 से ज़्यादा भी आपकी उसमें वायर्स हो सकती हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन। तो जंक्शन लॉ आपका क्या कहता है? किसी भी संधि पर, किसी भी जंक्शन पर जो विद्युत धाराएं हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0। और यहीं से इसका एक और वो निकल के आता है, क्या कहते हैं हम इसे? रिजल्ट। क्या कि जो आपकी सम होता है, सम ऑफ इनगोइंग करेंट्स, आने वाली धाराओं का योग इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। आउटगोइंग मतलब बाहर जाने वाली, निर्गत धाराओं का योग, ठीक है। ये भी इसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के इक्वल होता है। जो आपकी इनकमिंग करंट्स होती हैं, कौन सी वाली? इनगोइंग कह लो या इनकमिंग कह लो, जो उस ओर आ रही हैं इनकमिंग करंट्स, उनको हमेशा लिया जाता है प्लस। कैसा लिया जाता है उनको? हमेशा बेटा प्लस। और जो आपकी आउटगोइंग होती हैं, जो वहाँ से निकल रही हैं, उनको हमेशा आपका लिया जाता है माइनस। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि आपके पास ये एक जंक्शन था, पहली साइड, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। इसमें करंट I1 थी, इसमें करंट I2 थी और यहाँ करंट I3 थी। सो एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए, यानी I1 प्लस I2। यस और नो, ये दोनों आ रही हैं और ये बाहर निकल रही है। सो माइनस का I3 इज इक्वल्स टू 0 या I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। और वैसे भी डायग्राम में देखोगे तो ये I1 और I2 मिलके ही तो I3 बनी। इसको हम लोग कहते हैं जंक्शन लॉ या संधि लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? जंक्शन लॉ या संधि लॉ। इज दैट क्लियर? बोलो जरा येस और नो, बोलो जल्दी फटाफट से। आने वाली प्लस में होती हैं, जाने वाली माइनस में होती हैं। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और, कल की क्लास में, कल की वीडियो जिन भी बच्चों ने अटेंड करी थी, वहाँ एक जो पॉइंट था वो मिस्टेक था, वो मैंने कमेंट्स में डाल के पिन कर दिया था। सो उसको आप लोग देख सकते हो। कहा था कि जो आपका सेल का बेसिकली जो आपका ईएमएफ होता है वो सेल की जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसकी जो प्लेट्स हैं उनके एरिया, उनकी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। वो मैंने डाल दिया है, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस पर आपका न्यूमेरिकल भी बनता है और इस पर आपका एक अलग क्वेश्चन भी बनता है कि ये किसके कंजर्वेशन, संरक्षण पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ किसका कंजर्वेशन, संरक्षण बताता है? जल्दी से बताओ किसका कंजर्वेशन, संरक्षण बता रहा है ये, फटाफट से बताओ, हरी अप। जंक्शन लॉ जो है आपका, किरचॉफ जंक्शन लॉ, संधि नियम, किसका संरक्षण बताता है, किसका कंजर्वेशन बताता है? विद्युत वाहक बल, ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसका? आवेश संरक्षण। जंक्शन लॉ फर्स्ट जो है वो आपका आवेश संरक्षण को भी बताता है। क्यों बताता है आवेश संरक्षण को? क्योंकि मोटा मोटा देखो, करंट आप लोग जो पढ़ते हो वो Q अपॉन T पढ़ते हो। तो चार्ज के बारे में आपने पहले भी कहा था, इसे ना तो हम पैदा कर सकते ना इसे नष्ट कर सकते, सिर्फ इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी कंजर्व कर सकते हैं। सो ये किसका कंजर्वेशन बताता है? चार्ज का, आवेश का। और कई बार ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार, नॉट ओनली इन दिस एयरफोर्स बल्कि बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल, चार्ज का कंजर्वेशन है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। इसके बाद आता है आपका इसमें सेकेंड लॉ। कौन सा है? किरचॉफ्स
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे आप लोग कहते हो सेकेंड लॉ, या आप बोलते हो हिंदी वाले बच्चे वोल्टता नियम, वोल्टा का नियम। ठीक है, अब वोल्टता का नियम जब आप कहोगे सो इसमें लैंग्वेज क्या है आपकी कि सम ऑफ किसका सम यहाँ पर, बल्कि सम से पहले भी यहाँ पर आप लगाएंगे बीजगणितीय योग, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ all the potentials, algebraic sum of all the potentials in a closed loop is always zero। ये आपका सेकेंड लॉ है। यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है, क्लोज्ड लूप पहला और दूसरा ऑल पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी के अंदर आ जाएगा और ईएमएफ भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्या कहा आपका कि एल्जेब्रिक सम किसका, ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स, बल्कि पोटेंशियल की जगह आप पोटेंशियल डिफरेंसेस भी कह सकते हो। सो पोटेंशियल हम यहाँ पे लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो, समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पर ये क्लोज्ड लूप, ये इंपॉर्टेंट है कि वो लूप क्लोज होना चाहिए। जैसे फर्स्ट लॉ था, वहां तो जंक्शन था, इनकमिंग आउटगोइंग करंट किसी एक पॉइंट पर होती है। यहाँ एक लूप जिसे आप मैश कहते हो, हिंदी वाले बच्चे इसे कहते हैं पाश, बंद पाश का नियम। ठीक है, अब क्योंकि क्लोज लूप कह रहे हो तो इसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टर प्रतिरोध भी हो सकता है, कोई सेल भी हो सकता है, कोई इसके अंदर कैपेसिटर यानी संधारित्र भी हो सकता है। आगे चलोगे तो इसके अंदर कोई इंडक्टर यानी प्रेरक भी हो सकता है, कोई भी हो उसके अंदर, कैसा भी हो, लेकिन कंसर्न ये है कि जितने भी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं सबका एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग हमेशा कैसा होगा, शून्य होगा, हमेशा शून्य। ठीक है, ये सचिन चतुर्वेदी, क्लोज्ड लूप इज अ लिमिट ऑफ दिस लॉ, बिल्कुल सही बात। सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोज्ड लूप का मेन यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर क्लोज लूप नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, एक क्लोज लूप बना लेते हैं। हमने कहा इस तरह का, ये हमने क्लोज लूप ले लिया। इस क्लोज लूप में हमने कहा कि हम एक लगा रहे हैं यहाँ पर सेल लगा दिया। ठीक है, और एक हमने कहा कि हम यहाँ पर सपोज करिए लगा देते हैं रेजिस्टेंस, क्या लगा देते हैं इधर हम, रेजिस्टेंस R। अब हमने कहा हमारा ये प्लस ये माइनस, करंट ये I, ये हमारी I। ठीक है भाई, इधर भी I और इधर भी हमारी I, और इसका EMF हमने ले लिया E है। तो हमने क्या कहा था, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज ऑलवेज जीरो, यही हमने बात बोली थी। तो सुनो जरा, अब पहले मुझे एक बात बताओ, अगर एक जगह पॉजिटिव प्लेट है और एक जगह नेगेटिव प्लेट है, सो पॉजिटिव प्लेट का विभव पोटेंशियल हाई होगा या लो होगा, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई होगा या लो होगा, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई होगा या लो होगा। मैम केवीएल अप्लाई कैसे करते हैं, रॉबिन चौधरी, ध्यान दो बेटा, हम वही बताने जा रहे हैं। ठीक है, हम वही बताने जा रहे हैं, और जो अभी मैं आपसे बात पूछ रही हूँ ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। पॉजिटिव अगर चार्ज किसी पर है तो उसका पोटेंशियल विभव उच्च होता है या निम्न होता है, सो हमेशा ध्यान रखना हाई होगा। कैसा होगा, हाई, जबकि नेगेटिव वाली का हमेशा लो होगा। सो यहाँ से एक नेगेटिव प्लेट जाओगे, किसी भी सेल के पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो, उच्च विभव से निम्न विभव पे जा रहे हो, तो यहाँ पर आपका विभव गिर रहा है, यानी विभव पतन होगा। विभव पतन होगा का मतलब इंग्लिश में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप में ई हमेशा माइनस का लेना। कैसे लेना, ई हमेशा माइनस का। जो बच्चे पूछ रहे थे ना कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में, तो वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं। इज दैट क्लियर, बोलो जल्दी, इज दैट क्लियर, फटाफट बोलो बेटा, इज दैट क्लियर, बोलो फटाफट से। ग्रेडियंट बेटा अभी नहीं आएगा, ग्रेडियंट आगे आएगा। ठीक है, वो दूरी के साथ परिवर्तन होता है। ओके, बोलो फटाफट से, इज दैट क्लियर, यस या नो में तो आंसर दीजिए।
यस विजय सौ डेली इसी समय क्लास होती है, ठीक है। सो सेल के अंदर जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाओगे, हायर से लोअर पोटेंशियल पर जाओगे, तो पोटेंशियल विभव गिरेगा, विभव गिरेगा यानी विभव पतन होगा, विभव पतन होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कमी हो रही है, इसलिए ई का साइन कैसे आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब इसी का उल्टा देख लो, इसी का उल्टा क्या देख लो आप लोग, देखो जरा फटाफट से। आपके पास अगर ये सेल है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट थी और ये आपकी नेगेटिव प्लेट थी। अब आपने कहा पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई और नेगेटिव का लोअर पोटेंशियल। आप कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव। पहले वाले में क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो, अब की बार नेगेटिव से पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से अप पोटेंशियल पर, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है आपका, विभव लाभ होगा, विभव लाभ होगा, विभव में बढ़ोतरी होगी, जिसको इंग्लिश में या तो पोटेंशियल राइज कहते हो या आप पोटेंशियल गेन कहते हो। बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए आप प्लस का ई लेते हो। इज दैट क्लियर? अभी पूरा सर्किट बनाएंगे, यहां तक क्लियर है या नहीं? बोलो फटाफट से, बोलो जल्दी से। यस, इंक्रीज होगा, आपकी बार पॉजिटिव होगा। तो ये तो सेल के लिए ध्यान रखना, अभी पूरा डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी छोटे छोटे स्टेप्स में आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपकी बार पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात आ जाती है रेजिस्टेंस के लिए कैसे करेंगे। मैडम यहाँ तो हमें समझ में आ गया, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए कैसे करेंगे। मान लो आपके पास ये कोई एक सर्किट था, करंट तो हमेशा प्लस से ही निकले के ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी करंट ये जाएगी। अब ध्यान से देखना, ये रेजिस्टेंस है। आपने करना क्या है, जब भी आप किसी क्लोज्ड मैश को लोगे, क्लोज्ड लूप को लोगे, बंद पाश को लोगे, तो उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जाओगे। या तो आप जाओगे इस तरह से, इसका मतलब हो गया आपका घड़ी की सुई की डायरेक्शन में, यानी या तो आप जाओगे क्लॉकवाइज, ऐसे मूव करोगे। दो ही केसेस है ना, या तो आप जाओगे क्लॉकवाइज या दूसरा तरीका, दोनों से बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखना फटाफट से। करंट तो इसी डायरेक्शन में ही रहेगी हमेशा। या आप जाओगे इस तरह से, इस तरह से मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की अपोजिट दिशा में। दो ही तरीके होते हैं किसी भी क्लोज लूप में घूमने के, ठीक है। ध्यान से समझना, पेपर में बहुत सुविधा होगी अगर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ रहा है, जो कि आता है। अब जब आप यहाँ जा रहे हो, आपने देखा करंट इधर जा रही है, करंट इधर जा रही है, हाँ या ना। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, ये सोचो आप। करंट हमेशा जाती है आपकी कहाँ से कहाँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर। जल्दी से जवाब दो, मैं देख रही हूँ यहाँ पे। करंट आपकी लोअर से हायर पर जाती है या हायर से लोअर पे जाती है? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है, बोलो फटाफट से। हायर से लोअर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है, बिल्कुल सही बात। आपने कहा करंट जाती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, यहां। अब आपने देखा हायर से लोअर जा रही है, तो इसका मतलब पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल राइज हो रहा है, विभव पतन हो रहा है या विभव लाभ हो रहा है, ये बताओ। हायर से लोअर में जा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल राइज हो रहा है? जल्दी से जवाब दो। आपने खुद कहा कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी करंट इधर जा रही है, सो हायर से लोअर जा रही है करंट। तो हायर से लोअर जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल राइज, विभव पतन या विभव लाभ क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली क्या होना चाहिए यहाँ पर? विभव पतन। विभव पतन का मतलब क्या होगा यहाँ पर? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप जब भी होता है किसका साइन आता है? माइनस का। V बराबर IR होता है और पोटेंशियल ड्रॉप है तो किसका साइन आया? माइनस का। किसका साइन आया? माइनस का IR, यानी आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अब इधर आ जाओ दूसरी डायरेक्शन में। अब की बार आप देख रहे हो ऐसे, आप जा रहे हो ऐसे, लेकिन करंट आ रही है ऐसे, यानी आप करंट ऐसे जा रही है तो ये हायर है, ये लोअर है,
लेकिन आप जा रहे हो इस तरह से उल्टा, तो आप अपनी डायरेक्शन देखो, आप ऐसे जा रहे हो यानी आप लोअर से हायर पे जा रहे हो, यानी आपका विभव लाभ हो रहा है, यानी पोटेंशियल गेन हो रहा है। पोटेंशियल गेन हो रहा है तो आप क्या लोगे, प्लस का आई आर। आप क्या लोगे इस डायग्राम में, प्लस का आई आर। ठीक है, बल्कि इसको और आसान तरीके से देखना है तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर धारा करंट की दिशा, अगर धारा करंट की डायरेक्शन और जो भी पाथ हम ले रहे हैं यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन है तो हमेशा माइनस निशान आएगा। देखो धारा की दिशा भी यही थी, तुम भी इसी दिशा में जा रहे हो इसलिए माइनस का निशान है। लेकिन अगर धारा और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट होती है, विपरीत होती है, कैसी होती है, अपोजिट, विपरीत होती हैं, तो किसका साइन लोगे, प्लस का। आई होप सो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इज दैट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, इज दैट क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिन लोगों को वाकई समझ में आ चुका है वो मुझे एक थम्स अप भेजें ताकि मुझे भी क्लियर हो, हाँ उन्हें एग्जैक्टली ये क्लियर हो चुका है। फिर 2-3 सर्किट्स हम लोग करेंगे, ठीक है, बोलिए जल्दी से, इज दैट क्लियर। बेटा एक बार आप थम्स अप भेजो और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि लाइक उतने नहीं है अभी, लाइक कम है, ठीक है। नो मैम, नाउ क्लियर, ओके, चलो क्लियर कंसेप्ट, वेरी गुड। अब आ जाओ थोड़ा सा ना, हम देवेंद्र यादव उल्टा बता दिया, नहीं देवेंद्र यादव उल्टा नहीं बताया है, दोबारा से जाकर के चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों सर्किट्स में हम कर लेते हैं। हम ऐसे जा रहे थे, देखो ये प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हो, पोटेंशियल कैसा हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हो यानी लो टू हायर जा रहे हो, पोटेंशियल राइज हो रहा है, यानी ये प्लस का ई होगा, माइनस का आई आर इज इक्वल्स टू 0, सो ई इज इक्वल्स टू आई आर आप यहाँ पे कहोगे जब एक ही सेल लगा हुआ है। इस वाले डायग्राम में आ जाओ, इस वाले में आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, यानी ये प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस पे जा रहे हो, माइनस ई, और इधर आपका प्लस का आई आर इज इक्वल्स टू 0, तो भी आपका ई इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, आई आर। यानी आप केस कोई भी लगाओ, आंसर दोनों से सेम आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, आई ई इज इक्वल्स टू आई आर। क्लियर। अब मैं इसमें ना 2-3 लूप्स बना देती हूँ, आपको वहां से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखना जरा, हमने कहा सपोज कीजिए हमारे पास ये लूप है, पहला रेजिस्टेंस जिसके अंदर हमने एक सेल यहां पर लगा दिया, ठीक है। दूसरा, और ऐसे ही हम यहां तीसरा, ठीक है, या पहले 2 पर कर लेते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, पहले 2 पर कर लेते हैं। ओके भाई, हमने कहा ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और करंट I, ठीक है, और ऐसे ही आपका I। देखो ज़रा डायग्राम क्लियर है या नहीं, बोलो फटाफट से, डायग्राम क्लियर है या नहीं, बोलो जल्दी से, डायग्राम क्लियर है या नहीं। मैंने यहाँ पर, बल्कि आप ले ही लो 3, तभी एक्चुअल में मज़ा आ जाएगा आपको। प्लस इस तरह से जाएगा ना, प्लस से डायरेक्शन निकलेगी। देखो ज़रा डायग्राम क्लियर है या नहीं। इसने सेल के ईएमएफ भी हम अलग अलग ले लेते हैं। हम ले लेते हैं सेल के जो आपकी बुक्स में दिया है, ये E1 ले लो, ये E2 ले लो, और एक काम करो इधर आप लोग ऐसे ही ले लो, ठीक है, रेजिस्टेंस कोई भी एक R3, क्या ले लो, R3। चलिए, हमने कहा कि इस सेल से जो आपकी करंट निकली वो सपोज I1 थी, क्या थी, I1, और इससे जो निकली वो हमारी I2 थी, क्या थी, I2 थी। यस और नो, डायग्राम में देख के बताओ, पहले डायग्राम क्लियर है या नहीं, बोलो जल्दी से। थंबनेल में टॉपिक बेटा हम कभी भी नहीं देते,
ठीक है, थंबनेल में हम टॉपिक कभी भी नहीं देते, ये जो लोग डेली देखते हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलो जल्दी से, डायग्राम क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना ड्रॉ करना चाह रहे हैं। हमने सबसे पहले लूप ले लेना है, नाम रख लेना है। हमने कहा ये ए बी सी डी, पहला लूप ए बी सी डी। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ए बी सी डी ए के लिए, जहां से चले वहीं पर आ गए ए बी सी डी ए। ठीक है, ए बी सी डी ए क्या होनी चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन दीजिए आंसर। पहले आप लोगों पर वेट कर रहे हैं सिर्फ ए बी सी डी ए के लिए। ऊपर वाले लूप के लिए बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए, नीचे वाले लूप के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ ऊपर वाले लूप के लिए बताइए क्या कंडीशन होनी चाहिए। आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। जल्दी से बताइए ऊपर वाले लूप के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। जय प्रकाश प्रजापति, आप मुझे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 दे रहे हो। ये तो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रहे हो, यहाँ साथ में बैट सेल्स भी लगे हुए हैं। अनूप यादव ने दिया है, गुड। और रॉबिन चौधरी E-IR दे रहा है। कुछ भी लिख रहे हो, कंसेप्ट पर तो चलो भाई। देखो जरा कंसेप्ट पर क्या चलोगे। आपने कहा कि हम तो इस तरह से जाएंगे ये, या आप ले लो चलो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, माइनस से प्लस पे जा रहे हो, माइनस से प्लस पे। यहाँ आ जाओ, जो आपकी ये करंट की डायरेक्शन है इस पर भी देखो, करंट की डायरेक्शन इस तरह ऐसे जा रहे हो। जो आप लूप की डायरेक्शन ले रहे हो और करंट इस दिशा में है, आप जा रहे हो ऐसे, करंट भी इसी दिशा में है, तो माइनस का I2R2, यस और नो, माइनस का I2R2। माइनस से प्लस पे गए, वोल्टेज राइज हो रहा है E2, है ना, ऊपर बढ़े, प्लस से माइनस पर आए, प्लस से माइनस पर आए, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है माइनस E1। अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन, आप ऐसे जा रहे हो और करंट अपोजिट है, तो प्लस का I1R1 इज इक्वल्स टू 0। यानी आप कहेंगे यहां से I2R2 माइनस का I1R1 इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। चेक करो क्या यही आ रहा है सबका, E2 माइनस का E2 माइनस का, एक बार चेक करो फटाफट से, क्या सबका यही आ रहा है? जल्दी से चेक करिए। I2R2 माइनस I1R1 बराबर E2 माइनस E1। जितने लोगों का आ रहा है बताइए, वही ध्यान रखना है, वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज। सचिन चतुर्वेदी कह रहे हैं एक बार और बता दीजिए, एक बार और देख लो सचिन, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेती हूँ। हम यहाँ जा रहे हैं इस तरह से, यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में। हम सबसे पहले गए इधर, करंट इस डायरेक्शन में, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट इसकी प्रोडक्ट नेगेटिव माइनस I2R2, माइनस से प्लस पर जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज हो रहा है तो प्लस का E2, ऊपर बढ़े, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, हम इधर जा रहे हैं, तो ये प्लस का I1R1, और यहाँ प्लस से माइनस पे पोटेंशियल ड्रॉप, तो माइनस का। इसको चाहो तो बुक्स में जिस तरह से दिया जाता है वो ये I1R1 माइनस का I2R2 इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अभी क्लियर है? बोलो फटाफट से, अभी क्लियर है? कहाँ के लिए कराइए? ऊपर वाले लूप के लिए, ठीक है। कौन से लूप के लिए? ऊपर वाले लूप के लिए। आयुष अवस्थी कह रहे हैं अभी क्लियर नहीं हुआ। आयुष जब बताओ, दोबारा बताने पर भी क्लियर नहीं हुआ क्या? क्लियर हो गया। आदित्य सिंह को क्लियर है। नीलम दुबे, इक्वेशन बना के कर सकते हैं, आसान बन जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो। चलिए, क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। आप लोग, मुझे लग रहा है या तो स्टार्टिंग के स्टेप्स को छोड़ रहे हो, दोबारा से देख लो। इस लूप को मैं थोड़ा और एनलार्ज कर देती हूँ, दोबारा से देख लो। इन लोगों ने लेट ज्वाइन किया जो लिख रहा है। आप लोगों ने ऐसा तो नहीं लेट ज्वाइन किया हो, क्योंकि मैं तो हर स्टेप बताते हुए आ रही हूँ, स्टेप से स्टेप बताते हुए आ रही हूँ। खुद ये लिख रहे हैं कि हम लेट आए थे, अवस्थी का भी, आयुष का भी।
यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है प्रदीप कुशवाहा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोई एक अननोन रेजिस्टेंस कह देगा इसमें बहने वाली धारा का मान बताओ, इसमें बहने वाला जो विभव है वो बताओ, ठीक है ना। जो बच्चे लेट आए हैं उनको भी दोबारा बता देते हैं। देखिएगा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लूप ए बी सी डी ए के लिए। ए से चले बी सी डी ए, यही आ गए। हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जो मैंने लिया है। जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इधर आओ, प्लस से माइनस पे जा रहे हो, प्लस से माइनस पे जाने पर हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप यानी माइनस का E1। रेजिस्टेंस में गए, हमारा लूप भी इसी डायरेक्शन में है लेकिन करंट की डायरेक्शन ये देखो ये है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो प्लस का I1 R1। एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। और आगे आए, करंट की डायरेक्शन भी यही है और हम भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस का I2 सेम डायरेक्शन में अपोजिट होता है, करंट I2 क्योंकि सेकंड बैटरी के लिए बात चल रही है। और इधर माइनस से प्लस पे जा रहे हो, पोटेंशियल राइज होगा, प्लस का E2 इज इक्वल्स टू 0। सो I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल्स टू उठा के उधर ले जाओ E1 माइनस E2। आई होप सो नाउ अब क्लियर होगा जो बच्चे रेगुलरली देख रहे हैं। लेट आने वालों के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें क्लियर होगा। सचिन चतुर्वेदी, हाँ बिल्कुल। सबसे पहले इसमें करंट की डायरेक्शन को देखते हैं और फिर देखते हैं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी जाके ये क्लियर होगा। आयुष अवस्थी क्लियर हो गया है। हाँ, शोभ सिंह राठौड़ बिल्कुल सही कहा। ये सब परिपथ से ही डिसाइड होता है, परिपथ की कौन सी दिशा आप ले रहे हो। चलो अब कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, तो आ जाओ सेकेंड लूप के लिए। सेकेंड लूप के लिए आ जाओ। इस लूप में भी मैंने कहा चलो डायरेक्शन यही ले लो, पहले तुम बना लो फिर मैं बना दूंगी। मैंने नाम दे दिया DCEF, मैं नाम दे रही हूँ इसे DCEFD में। पहले आप बना दो इक्वेशन फिर मैं बनाऊंगी, ठीक है। DCEFD में जल्दी से दो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। पहले आप लगा लो अपना दिमाग फिर हम बता देंगे, ठीक है। डायरेक्शन वही ले लो, आप बोलो जल्दी से। क्या आ रहा है आपका? I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जिनका भी आ रहा है। देखो जरा, अब आप डायरेक्शन ये ले रहे हो, चलो ये डायरेक्शन ले रहे हो, प्लस से माइनस पे जा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यानी माइनस का सिंबल आ जाएगा E2। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन करंट इस डायरेक्शन में है अपोजिट, तो क्या करोगे? प्लस का कितना करोगे वहां पर? I2 R2, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो इधर, लेकिन करंट की डायरेक्शन ये है, सो प्लस का आएगा। करंट इसमें है कितनी? ऊपर से I1 थी, इधर से I2 थी, तो यहाँ पर तो टोटल I1 प्लस I2 करंट हो जाएगी ना संधि वाले नियम से। सो I1 प्लस I2 R3 इज इक्वल्स टू 0, या ये कह लो E2 इज इक्वल्स टू I2 R2 प्लस का I1 प्लस I2 R3। काफी सारे बच्चों ने ये आंसर दिया है, बिल्कुल सही है जिनका भी आया है। तो आई होप सो अब आपको ये डायग्राम क्लियर होगा कैसे जाना है। यस और नो? मैथ्स का लाइफ टाइम शवा शाक्या अभी है 5 बजे से, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, बोलो जल्दी से, आगे बढ़े। ओके चलो, अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस। मैंने आपसे कहा था जो किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो तो आपका कंजर्वेशन, संरक्षण है। किसका संरक्षण था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। अब बात आती है जो आपका किरचॉफ का सेकंड नियम है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
सेकेंड लॉ, मैश लॉ या क्लोज्ड लूप लॉ जिसे कहते हो, ये कंजर्वेशन होता है एनर्जी का, ऊर्जा संरक्षण का। क्यों होता है ये एनर्जी का कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण? क्योंकि आप कहते हो क्लोज्ड लूप में जहां से चले लौटकर वहीं पर आ गए। भाई जिस पॉइंट से चल रहे हो लौटकर वहीं पर आ रहे हो, सो वर्क डन, किया गया कार्य कितना हो जाना है, 0। और वर्क एनर्जी थ्योरम तुम लोग पढ़ते ही हो। वर्क एनर्जी थ्योरम से एनर्जी के अंदर क्या रहेगा, नो चेंज, यस और नो। वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ाई थी आपको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। लेकिन जिस पॉइंट से चल रहे हो लौटकर उसी पर आ रहे हो तो किया गया कार्य कितना होगा, 0। यानी ये किसका कंजर्वेशन है, एनर्जी का, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। ठीक है, कोचिंग सेंटर राष्ट्रीय पाल जाटव जब आपका लॉकडाउन खुल जाएगा तब ओपन होगा। सो ये हमारा क्या था, किरचॉफ के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस पर टाइम ज्यादा लगता है। अब किरचॉफ लॉ के बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आज का व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम आता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन है तो ये फिजिशियन मतलब साइंटिस्ट ही थे, उन्हीं के नाम पर है। मेन है ये किस काम आता है। और आपके यहाँ 90% न्यूमेरिकल अगर आ रहे हैं, वैसे तो आते नहीं है, 25 क्वेश्चन अगर हैं तो 4 या 5 ही न्यूमेरिकल आएंगे, बट अगर कोई रेजिस्टेंसेस का आ रहा है तो 90% केसेस में व्हीटस्टोन ब्रिज ही लगता है। ठीक है, बताओ जरा व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम आता है? व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम आता है? कन्हैया राज, P अपॉन Q R अपॉन S तो बिल्कुल सही दे रहे हो, लेकिन मैं पूछ रही हूँ किस काम आता है। तो शोभ सिंह राठौड़ ने सही दिया, ये काम आता है अज्ञात। अज्ञात मतलब अननोन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध निकालने के लिए, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पुल की तरह इस्तेमाल करते हैं बिहारी सोनू बाबू, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं हो सकता। ये कहता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? ये कहता है सपोज आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस थे और आपने इनका कॉम्बिनेशन इस तरह से करा ये कि इनको यहाँ पर आपने एक बैटरी से रिलेट कर दिया, सेल से रिलेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ इनके बीच में एक लगा दिया आपने गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर किस काम आता है? गैल्वेनोमीटर किस काम आता है भाई? हिंदी से गैल्वेनोमीटर ही बोलते हैं, धारा मापी बोल देते होंगे। किस काम आता है गैल्वेनोमीटर? जल्दी से जवाब दो, गैल्वेनोमीटर किस काम आता है? बोलो फटाफट से। गैल्वेनोमीटर करंट के डिफ्लेक्शन को देखता है, विक्षोभ को देखता है, विक्षोभ, डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्ट होती है इसकी सुई कब? जब करंट की धारा की छोटी सी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू भी अगर मेजर हो जाती है। ठीक है, सो हमने हमारे पास सपोज करो इधर P था, इधर हमारे पास Q था, ये हमारे पास R, ये हमारे पास S था। ये हमें पता था, यानी ये नोन दे रखा था हमें, ये भी हमारे पास नोन था, दिया हुआ था, ये भी हमारे पास नोन था, दिया हुआ था, और ये हमारे पास अननोन था। अननोन मतलब जिसको हमें फाइंड करना था। ठीक है, सो कहता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज आपका ये कहता है कि अगर हम कहें यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, इधर हमने एक स्विच लगा दिया ताकि इनको कनेक्ट वगैरह किया जा सके, कोई करंट हमने इसमें फ्लो कराई, पास कराई, यहाँ से करंट 2 पार्ट्स में बट जाएगी। मान लो इधर करंट I थी तो इधर ये I1 और इधर ये I2 हो जाएगी। अब ये यहाँ गई तो यहाँ से भी 2 पार्ट्स में बटनी चाहिए थी जंक्शन लॉ में, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आना ही नहीं है तो पूरी की पूरी करंट I1 यहाँ चली गई। इसी तरह I2 यहाँ 2 पार्ट्स में बचनी चाहिए थी, लेकिन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आना तो पूरी की पूरी I2 यहाँ पर आ गई और दोनों फिर यहाँ से
बाहर निकले तो I1 प्लस I2 जो कि किसके इक्वल है, I के। 11th या 12th में आपने जब पढ़ा होगा तो पूरा डेरिवेशन करा है इसका, ये कहाँ से आता है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है अगर 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरह से मैनेज कर दिया जाए, किस तरह से कि उनके दो को हम लगा रहे हैं किसमें, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, लेकिन पूरा पैरेलल है, यानी एक तरह से पैरेललोग्राम स्ट्रक्चर बना रहा है और एक डायगोनल पर, एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर लगा दें और हम इनसे धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस तरह से कि गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का डिफ्लेक्शन, विक्षोभ नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं संतुलित यानी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, संतुलित बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस सिचुएशन में जो संलग्न भुजाएं होती हैं उनमें लगे प्रतिरोधों का अनुपात P/Q बराबर होता है R/S के। P/Q बराबर R/S, ठीक है। इज दैट क्लियर? बोलो जरा, बोलिए फटाफट से। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में है, ये किसमें है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में। आगे बढ़े क्या, बोलो जरा। आपका कभी भी अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो बच्चा कहता है मैम हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं क्लोज्ड लूप ही बन रहा है कि हम उस न्यूमेरिकल में व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएं या उस न्यूमेरिकल में हम लोग ये किरचॉफ्स लॉ लगाएं। तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि आपके जो रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं अगर इस तरह से वो बैलेंस्ड है या नहीं। बैलेंस्ड का मतलब दो रेजिस्टेंसेस का रेशो, दो रेजिस्टेंसेस के रेशो के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व करना, नहीं आ रहा है तो किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करना। जब हम कराएंगे तो उसमें हम क्लियर कर देंगे आपको कैसे कैसे जाना है, ठीक है। न्यूमेरिकल कराएंगे पूरे, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर एक टॉपिक मीटर ब्रिज। क्या आता है आपका, मीटर ब्रिज, जिसको हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो कहते हैं मीटर सेतु। कोई बताएगा ये मीटर ब्रिज या मीटर सेतु किस काम आता है? मीटर ब्रिज या मीटर सेतु किस काम आता है? कैन एनीवन टेल मी, किस काम आता है, बताओ जरा। बिल्कुल मीटर सेतु, लेकिन आता कब है ये? गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होता है? करंट होता ही नहीं है, करंट होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये जो आपका मीटर ब्रिज है ये कहीं ना कहीं जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है उसी की प्रैक्टिकल फॉर्म है। व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है, ठीक है। वो एक बहुत ही आइडेंटिकल फॉर्म सी थी, उसको जब एक इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में बनाया गया प्रैक्टिकल फॉर्म तो मीटर ब्रिज बन के आया और ये आर निकालने के ही काम आता है। आर फाइंड करता है अननोन रेजिस्टेंस। अब करता किस तरह से है ये काम, इसको देखना जरा। इसका स्ट्रक्चर होता क्या है? इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसके अंदर सबसे पहले एक तार होता है। कैसा तार होता है ये? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस बात से मतलब क्या है, एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल? एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से मतलब होता है कि ये तार कहीं भी आपका बड़ा या कहीं भी छोटा नहीं होना चाहिए, मोटा या पतला, एक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका ये? एक समान, ठीक है। एक समान बड़ा तार हो जाता है। अब इस तार पे हम लोग करते क्या है, जब इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अच्छा ये तार का एक चीज और, ये तार होता कौन सी मेटल का है ये भी पूछा जाता है। तो ये तार जो लिया जाता है यूजुअली या तो ये लिया जाता है मैग्नीन का या ये लिया जाता है कांस्टेंट का, ठीक है। कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसे, मैग्नीन और कांस्टेंटन। क्यों लिया जाता है इन दोनों मेटल्स का? बेसिकली एलॉयज का, क्योंकि टेम्परेचर पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है इनके रेजिस्टेंसेस का। नेग्लिजिबल इफेक्ट, ताप से बढ़ाने पर इनके जो प्रतिरोधों पर है वो नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैग्नीन के या फिर किसके लिए जाते हैं आपके, कांस्टेंटन के, ठीक है। चलो
अब इसमें होता क्या है, एक पट्टी यहाँ पर लगा दी जाती है कॉपर की, मेटल की होती है कॉपर की, और ऐसे ही एक पट्टी इधर लगा दी जाती है और एक पट्टी इधर आ जाती है कॉपर की। किसकी है ये? कॉपर की, ठीक है। और ये जो मैंने तार लगाया था बेसिकली ये लकड़ी के तख्ते पर होता है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं और तार मैं ले लेती हूँ ये। ठीक है भाई, ये पट्टियाँ आपकी येलो कलर से ही ले लेते हैं जो ये लगा रहा है इस लकड़ी के फट्टे पर। दिक्कत किसी को कोई? तार इन फट्टों पे बांध दिया और कॉपर की टीज यहाँ पर हमने लगा दी है। अब करते क्या है, इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस हमें निकालना है उसको लगा दिया, कैपिटल आर, जो हमें फाइंड करना है, और इन दोनों के बीच में जो हमें पता है वो लगा देते हैं। यूजुअली यहाँ पर ना प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, ताकि अपनी मर्जी से जितने की हमें ज़रूरत है उतना हम लगा सकें। और इसके बाद ये जो बीच वाली पट्टी है, बीच वाली पट्टी, यहाँ से गैल्वेनोमीटर को अटैच करते हैं एक वायर से, और उसके सिरे पर ये नुकीला सा एक हुक होता है जिसको हम लोग कहते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? जॉकी, ठीक है। ताकि होता क्या है कि हमें आर को लाना है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही बनेगा भाई। व्हीट स्टोन ब्रिज में दो तो आ गए, बीच में गैल्वेनोमीटर आ गया। अब हमें यहाँ पर नल सिचुएशन ढूंढनी होती है। नल सिचुएशन का मतलब क्या होता है? जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो का मतलब करंट पास ना हो, तभी तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा। कैसा बनेगा ये? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या किया है हमने? अब होता क्या है, क्या कि आपने देखा कि सपोज जॉकी को पहले यहाँ डिफ्लेक्शन आ रहा है, सुई हिल रही है, फिर यहाँ रखा डिफ्लेक्शन, फिर यहाँ रखा डिफ्लेक्शन। मान लो कि इस पोजीशन पे हमें नल सिचुएशन मिल गई जिसकी लेंथ ये x थी। क्या थी? x थी। और हम क्योंकि मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं तो इस तार की जो लंबाई होगी वो 100 सेंटीमीटर होगी। 1 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 100 सेंटीमीटर। तो ये x है, यानी ये बचा हुआ हो गया 100 माइनस एक्स। कितना हो गया? 100 माइनस एक्स, ठीक है। और इस पोजीशन पर हमें नल सिचुएशन मिल चुकी है। हमने इसको भी नाम दे दिया, सपोज करो A, B और ये C, A, B और C। अब क्योंकि हम इसे कह रहे हैं ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए था हमारा? रेजिस्टेंसेस का रेशो। तो R का रेशो इधर से, यानी R अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, इधर जो भी हमारा नोन होगा मान लो S कह लो इससे, ठीक है, अपॉन में 100 माइनस का x। कितना? 100 माइनस का x। समझ में आया? ये 100 माइनस एक्स हमने सीधे क्यों कर दिया? क्योंकि आपने पढ़ा था रेजिस्टेंसेस जो होते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, प्रोपोर्शनल होते हैं उनकी लेंथ के। तो यहाँ से हम ये कंसेप्ट लगा रहे हैं, R अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू S अपॉन 100। इज दैट क्लियर? बोलो जरा जी। क्या कहा हमने बेटा? ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो यहां से हमें निकालना क्या था? अननोन रेजिस्टेंस यानी कि R। सो R इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू में S आ जाएगा। कितना? R इज इक्वल्स टू, हमेशा याद रखना इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपका। ये जो जॉकी है इसे कभी भी आप टच करके मत फिसलाना। क्यों? क्योंकि जॉकी बेसिकली तार ही तो है आपका। एक तार अगर दूसरे तार के ऊपर टच करके रगड़ेगा तो वो तार कहीं ना कहीं बीच में से घिसेगा तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फर्क पड़ेगा। दैट इज वाई जॉकी को उठा कर रखते हैं, कभी भी उसे टच करके नहीं आप उस पर रगड़ेंगे, ठीक है। डोंट टच, बिल्कुल सही है, डोंट टच।
क्योंकि फिर वो घिस जाएगा और वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं रहेगा उसका, जैसा कि कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब बताओ किसी को और कोई डाउट इसमें है तो। जॉकी बेसिकली कुछ नहीं है, जॉकी बेसिकली है तार। ऐसे समझो ना आप, जो घर में अगर देखा हो तो जब प्लग नहीं होता तो जो तार होते हैं वही आप उनके उसमें डाल देते हो प्लग्स में, तो उस तरह का एक तार है जिसे हम टच कराते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो स्मार्ट सर्वेश, क्योंकि उसका ए चेंज हो जाता है इसलिए हम उस पर फिसलाएंगे नहीं। किसी को कोई और डाउट है यहां तक तो बोलिएगा। पवन बंसल मैम उल्टा हो, S इक्वल टू मतलब क्या चीज उल्टा हो? S इक्वल टू, बेटा S थोड़ी निकालना है, निकालना तो R है। मुझे लगता है आप लोग ये गड़बड़ी इसलिए कर रहे हो, लूसेंट की किताब में S इक्वल टू दिया है क्योंकि वहां पर S को अननोन लिया है, मैंने S को नोन लिया है। ठीक है, तो ये भी देखो क्या ले रहे हैं हम, क्या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। जॉकी का वर्क सिर्फ और सिर्फ नल पोजीशन को ऑब्टेन करना है, नल पोजीशन को ऑब्टेन करना है। चलिए अब हम मिलेंगे कल, जिसमें हम आगे बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग बेटा आगे? कल हम पढ़ेंगे विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, और बाकी इंस्ट्रूमेंट जो है एमीटर हो गया आपका, या शंटिंग आ जाती है। तो कल मिलेंगे 3 बजे, बाकी 5 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। ठीक है।